नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ प्रज्ञा पांडे। शुरुआत करते हैं बुलेटिन की। खबर है झारखंड से। झारखंड विधानसभा आज अपनी स्थापना का रजत जयंती समारोह मना रही है। इस खास अवसर पर रांची स्थित विधानसभा परिसर में एक भव्य समारोह का आयोजन किया गया है, जिसका उद्घाटन राज्यपाल संतोष गंगवार और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन द्वारा किया गया है। इस कार्यक्रम में राज्य के वीरगति प्राप्त हुए शहीदों के परिजनों को सहायता राशि और मोमेंट देकर मुख्य रूप से सम्मानित किया गया। वहीं इस वर्ष के उत्कृष्ट विधायक राज सिन्हा को राज्यपाल को आज सम्मानित करने के साथ मौके पर उत्कृष्ट कार्य करने वाले विधानसभा कर्मियों, शहीदों के आश्रितों और खिलाड़ियों को भी सम्मानित किया गया। इस मौके पर राज्यपाल ने अपने संबोधन में कहा कि सरकार और सदन को जनहित के प्रति उत्तरदायी होना चाहिए। तो वहीं मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने झारखंड के इतिहास की चर्चा करते हुए कहा कि आंदोलनकारियों की धरती है। इसके अलावा स्वागत संबोधन में विधानसभा अध्यक्ष रविंद्रनाथ महतो ने कहा कि लोकतंत्र की मर्यादा का ख्याल रखना सभी जनप्रतिनिधियों का दायित्व है। स्थापना दिवस के इस ऐतिहासिक अवसर पर मैं आज झारखंड विधानसभा के सभी वर्तमान एवं पूर्व माननीय सदस्यों समेत विधानसभा परिवार के सभी अधिकारियों, कर्मियों तथा राज्य के नागरिकों को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं। इस क्षेत्र के सर्वांगीण विकास के उद्देश्य से झारखंड राज्य के निर्माण का निर्णय लिया। मुझे ध्यान है उस समय मैं केंद्रीय मंत्रिपरिषद का सदस्य था और लोकसभा सदस्य के रूप में राज्य गठन के पक्ष में मत देकर झारखंड के निर्माण में मैंने भी अपना योगदान दिया था। भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। ऐसा लोकतंत्र जिसकी जड़ें हमारी हजारों वर्ष पुरानी सभ्यता, संस्कृति और विचारधारा में निहित है। जन्मा की शासन जनता की इच्छा से, जनता के हित में और जनता की भागीदारी से चले। आज हमारे लोकतंत्र की परिपक्वता और शक्ति पूरे विश्व के लिए आदर्श है। कितने सकारात्मक भूमिका में लोगों के बीच में रहते हैं। बहुत सारे विधायक हैं, कई सारे। आज के दिन में तो खबरें बहुत तेजी से आ जाती है। कई सारे लोग ऐसे हैं जहां आज के दिन में भी बहुत ही मैं नहीं कह सकता कि मैं भी उतना सकारात्मक हो सकता हूं। उतना सकारात्मक लोग आज के दिन में भी काम करने वाले लोग हैं। ऐसा नहीं है कि सब कुछ बिल्कुल उलट चल रहा हो। और आज यही वजह है कि राज सिन्हा जैसे लोग उत्कृष्ट विधायक चुने जाते हैं। कल और कोई उत्कृष्ट विधायक चुना जाएगा, अगली बार और कोई चुना जाएगा। और यही इस लोकतंत्र की खूबसूरती है। राज्य सरकार की महत्वाकांक्षी योजना आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम का शुभारंभ हो गया है। ये 15 दिसंबर 2025 तक चलेगा। उपायुक्त अजयनाथ झा ने बताया कि सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं तथा पंचायत और नगर क्षेत्रों में शिविर लगाने का विस्तृत शेड्यूल जारी कर दिया गया है। शिविरों की मॉनिटरिंग के लिए जिले के वरीय अधिकारियों को पर्यवेक्षक पदाधिकारी नियुक्त किया गया है। उधर पुलिस अधीक्षक हरविंदर सिंह ने बताया कि इस बार पुलिस विभाग भी शिविर लगाएगा ताकि लोगों की थाना संबंधित समस्याओं का ऑन द स्पॉट समाधान किया जा सके। शिविरों में 20-22 विभागों के स्टॉल लगाए जाएंगे, जहां योजनाओं की जानकारी, आवेदन और त्वरित सेवाएं उपलब्ध होंगी। 213 स्थानों पर हम ये कार्यक्रम करने जा रहे हैं और इस कार्यक्रम के तहत आम जनता को जो कठिनाइयाँ होती हैं, जो सर्विसेज प्राप्त करने होते हैं, उसमें सभी जिला प्रशासन के सभी लोग मिलकर एक साथ, पुलिस प्रशासन के लोग मिलकर सब एक साथ हम लोग वहाँ जमा होंगे, एकत्र होंगे, हमारे प्रतिनिधि रहेंगे और वहीं ऑन द स्पॉट उसका निपटारा करेंगे, पोर्टल पर एंट्री करेंगे। एक समय सीमा के अंदर हम कार्रवाई करके
उन सभी समस्याओं का निपटारा करेंगे। इस पे हम वहाँ पर एक हेल्प डेस्क सेंटर होगा, पुलिस सहायता केंद्र होगा, प्रचार प्रसार के व्यापक इंतजाम किए गए हैं। नुक्कड़ नाटक इन सब के माध्यम से लोगों को अवेयरनेस क्रिएट किया जाएगा, पोस्टर, बैनर, पैम्फलेट इत्यादि का वितरण किया जाएगा। ये सब पूरा कार्यक्रम एक इंटीग्रेटेड वे में चलेगा। चाईबासा के तुईबुर पंचायत के बरकुंडिया गांव को 5 साल पहले एग्री स्मार्ट गांव घोषित किया गया था, लेकिन आज भी ग्रामीण मूलभूत सुविधाओं से वंचित हैं। गांव में नाली, रोड और पानी जैसी बुनियादी सुविधाएं नहीं हैं। ग्रामीणों का कहना है कि सालों से वो सड़क, नाली और पानी के लिए संघर्ष कर रहे हैं। एग्री स्मार्ट गांव घोषित होने के बावजूद भी ग्रामीणों को किसी भी तरह की सुविधा नहीं मिली है। पानी की कमी के कारण वे ठीक से खेती नहीं कर पा रहे हैं, जिससे उन्हें काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। ग्रामीणों का कहना है कि सरकार की घोषणाएं केवल कागजों तक ही सीमित है और उन्हें इसका कोई लाभ नहीं मिल रहा है। ग्रामीणों की मांग है कि सरकार उनकी समस्याओं का समाधान करे और उन्हें मूलभूत सुविधाएं प्रदान करे। वो चाहते हैं कि सरकार उनकी खेती के लिए पानी की व्यवस्था करे और सड़क, नाली जैसे सुविधाएं प्रदान करे ताकि वे अपने जीवन को बेहतर बना सकें। साहेबगंज जिले के जीरवा बाड़ी थाना क्षेत्र अंतर्गत बड़ा पंचगढ़ गांव में बीती रात एक दर्दनाक घटना घटित हुई। गांव के 25 वर्षीय युवक गुलशन रविदास की गोली लगने से मौत हो गई। वारदात के बाद पूरे गांव में दहशत का माहौल है। मृतक के बड़े भाई ने बताया कि गांव में पड़ोस में शादी समारोह था, जिसमें गुलशन सहयोग करने के लिए गया था। लगभग 1:30 बजे रात भोज समाप्त होने के बाद परिवार के सदस्य घर लौट आए, जबकि गुलशन पीछे से आने की बात कहकर वहीं रुक गया। थोड़ी देर बाद ही पड़ोसियों ने घर आकर सूचना दी कि गुलशन की गोली लगी है और उसे अस्पताल ले जाया गया। गांव के लोगों ने बताया कि जैसे ही गोली की आवाज़ सुनाई दी, वे मौके पर पहुंचे तो देखा कि गुलशन जमीन पर गिरा हुआ है और गंभीर रूप से घायल है। आनन फानन में उसे सदर अस्पताल पहुंचाया गया, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। घटना की जानकारी मिलते ही जीरवा बाड़ी थाना पुलिस हरकत में आ गई। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर 3 सदस्यीय मेडिकल टीम से पोस्टमार्टम करवाया और बाद में शव परिजनों को सौंप दिया। जीरवाबाड़ी थाना अंतर्गत ग्राम बड़ा पंचगढ़ कमरसी में एक व्यक्ति गुलशन कुमार की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। 1:30-2 बजे रात की घटना है और कहां से किधर से गोली चली, वहां फंक्शन हो रहा था, बहुभोज हो रहा था। उसी क्रम में अंधेरा भी था, लोग जा चुके थे। उसी क्रम में 2-4 आदमी वहां खड़े थे, उसमें से एक आदमी गोली लगी, वो गिर जाते हैं। उसके तुरंत अस्पताल ले जाया गया, जहां उनकी मृत्यु हो जाती है। पुलिस तत्काल पहुंचकर घटनास्थल से बयान लेकर कांड दर्ज कर अनुसंधान कर रही है और इस संबंध में जल्द ही खुलासा की जाएगी। कैबिनेट में पहली बार मंत्री बनी श्रेयसी सिंह ने आज अपना पदभार ग्रहण किया है। उन्हें सूचना प्रौद्योगिकी और खेल मंत्रालय दोनों विभागों की जिम्मेदारी दी गई है। पदभार ग्रहण करने के बाद श्रेयसी सिंह ने कहा कि भाजपा और एनडीए के शीर्ष नेताओं ने उन पर जो भरोसा जताया है वह उनके लिए सम्मान की बात है। उन्होंने यह भी बताया कि जिस विभाग की जिम्मेदारी उन्हें मिली है वह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का पसंदीदा विभाग माना जाता है। श्रेयसी सिंह ने कहा कि वह पूरी निष्ठा के साथ काम करेंगी और हर चुनौती का मजबूती से सामना करेंगी। खेल जगत से जुड़ी होने के कारण वे खिलाड़ियों की समस्याओं को अच्छी तरह से समझती हैं और उन्हें दूर करने के लिए जल्द ही एक ब्लूप्रिंट तैयार करेंगी। उन्होंने आश्वासन दिया कि आने वाले समय में बिहार के खिलाड़ियों के लिए बेहतर सुविधाएं और व्यवस्थाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। पदभार ग्रहण करते ही श्रेयसी सिंह ने अपने मंत्रालयों में काम शुरू कर दिया है और अभी सभी की नज़र उनके कामकाज पर बनी हुई है। खेल मंत्रालय की जहाँ तक बात है
मेरा अनुभव जो पिछले 18 सालों में एक खिलाड़ी के रूप में रहा और साथ ही साथ क्योंकि नेशनल राइफल एसोसिएशन से हमारा परिवार भी जुड़ा रहा, तो एडमिनिस्ट्रेटिव रूप से भी काफ़ी हद तक खेल और खिलाड़ियों की भावनाओं को समझ सकते हैं। एडमिनिस्ट्रेशन के साथ क्या दिक्कतें आती हैं उनसे उनका भी काफ़ी अनुभव है। निश्चित रूप से आने वाले समय में संभावनाएं असीम हैं। उन संभावनाओं को धरातल पर उतार कर अच्छा काम करके दिखाएंगे। आने वाले समय जो बिहार के खिलाड़ी हैं वो इनके लिए एक सुंदर भविष्य का समय है। अभी जिस तरह से बिहार सरकार खेल के क्षेत्र में काम कर रही है, निश्चित रूप से उस काम को और आगे बढ़ाना है। नई नीतियों के साथ, नई ऊर्जा के साथ हमें खिलाड़ियों का सहयोग करना है। बिहार में नई सरकार का गठन हो चुका है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 10वीं बार शपथ ली। इसके साथ ही विभागों के बंटवारे के बाद मंत्रियों ने पदभार ग्रहण करना शुरू कर दिया। पंचायती राज विभाग में मंत्री बनाए गए दीपक प्रकाश ने अपने पदभार संभाल लिया है। दीपक प्रकाश जो उपेंद्र कुशवाहा के बेटे हैं, इन दिनों काफ़ी चर्चा में हैं, क्योंकि ना तो उन्होंने अभी तक कोई चुनाव लड़ा है और कहा जा रहा है कि उन्हें 6 महीने के भीतर MLC बनाकर मंत्री पद पर कायम रखा जाएगा। इसी वजह से उन पर परिवारवाद के आरोप भी लग रहे हैं। दीपक प्रकाश की पढ़ाई लिखाई विदेश में हुई है और वे साधारण नेतागिरी वाले लिबास के बजाय पैंट शर्ट में पदभार ग्रहण करने पहुंचे। वहां अधिकारियों ने उनका स्वागत बुके और गुलदस्ता देकर किया। पदभार ग्रहण करने के बाद दीपक प्रकाश ने कहा कि वे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दिल से धन्यवाद करते हैं कि उन्हें इतनी बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। उन्होंने कहा कि उनकी पहली प्राथमिकता पंचायत स्तर पर मजबूत काम करना है और विभाग के कार्यों को गति देना रहेगा। खबर कैमूर जिले से है, जहां दुर्गावती प्रखंड अंतर्गत जमुर्नी मध्य विद्यालय का स्थानीय मुखिया संजय मल्होत्रा ने निरीक्षण किया। इस दौरान मुखिया संजय मल्होत्रा ने बच्चों के साथ बैठकर मिड डे मील का भी स्वाद चखा। निरीक्षण के बाद मुखिया संजय मल्होत्रा ने कहा कि बेहतर शिक्षा को और सुदृढ़ करने के लिए प्रिंसिपल से बात की है। हालांकि निरीक्षण के दौरान 2-3 कमियां भी विद्यालय में देखी गई। बता दें कि विद्यालय में 3 कमरे जर्जर की स्थिति में हैं। साथ ही विद्यालय में शौचालय का भी अभाव है। शौचालय बना तो है लेकिन वह भी जर्जर स्थिति में है। शुद्ध पानी पीने के लिए सिर्फ चापाकल है, जबकि वहाँ भी गर्मी के दिनों में बंद हो जाता है। विद्यालय में कुल 13 शिक्षक हैं, जिनमें 9 महिला शिक्षक वैकल्पिक शौचालय के जरिए विद्यालय की छात्र छात्राएं व शिक्षिकाएं निर्भर हैं। इस मामले पर प्रिंसिपल ने बताया कि विद्यालय में कुल 13 शिक्षक हैं, जबकि 216 छात्र छात्राएं हैं। विद्यालय में 3 कमरे जर्जर की स्थिति में हैं, जो बरसात के दिनों में पानी टपकता है। वहीं शौचालय का भी अभाव है और साथ ही पानी पीने की भी किल्लत होती रहती है। अपने वरीय पदाधिकारी को पत्र लिखकर भेज दिया है। क्या के द्वारा निरीक्षण किया गया, क्या मामला है? जो सर के द्वारा आया गया, निरीक्षण किया गया। सर जो है बच्चों के साथ जो है मध्याह्न भोजन भी किए और मेरे यहाँ कुछ कमियां हैं। जैसे बिल्डिंग जो है बरसात में जो है 4 कमरे चूने लगते हैं। शौचालय की इतनी अच्छी व्यवस्था नहीं है, किसी तरह काम चल जाता है। और पानी की भी जो है अच्छी व्यवस्था नहीं है, समरसेबल नहीं है। बरसात के दिनों में जो है, बरसात के पहले जो है पानी जो है हम लोग का लेयर भाग जाता है, तो दोनों चापाकल खराब हो जाते हैं। सहरसा में मोथा चक्रवात का असर खेती पर दिख रहा है। बारिश से धान कटाई और गेहूं की बुआई 10 से 15 दिन से देर हो रही है। जिला कृषि पदाधिकारी संजय कुमार ने कहा है कि जिले में 24,000 मीट्रिक टन खाद और पर्याप्त बीज उपलब्ध हैं, इसलिए किसानों को चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। अब तक 80% बीज किसानों में बांटा जा चुका है। चना, मसूर, सरसों और तिसी के बीज उपलब्ध कराए गए हैं। स्वीट कॉर्न और बेबी कॉर्न की खेती को बढ़ावा देने के लिए किसानों को प्रशिक्षण और सब्सिडी दी जा रही है। इसके लिए 28 जगह चिन्हित की गई है। जिले में 1125 हेक्टेयर में प्राकृतिक खेती जारी है। खाद और बीज की दुकानों की जांच में पिछले 6 महीनों में 8 दुकानों का लाइसेंस रद्द कर दिया गया है। कृषि विभाग ने किसानों से यूरिया को कम उपयोग करने की अपील की है और कहा है कि किसी भी शिकायत पर तुरंत कार्रवाई की जाएगी। छत्तीसगढ़ में एक बड़ा मामला सामने आया है, जिसमें विधायक शकुंतला पोर्ते के खिलाफ फर्जी जाति प्रमाण पत्र के आरोप में जांच शुरू हो गई है। जिला स्तरीय जाति प्रमाण पत्र सत्यापन समिति ने विधायक को नोटिस जारी कर 27 नवंबर को समिति के सामने उपस्थित होने के लिए कहा।
ये नोटिस हाई कोर्ट में दायर एक याचिका के बाद जारी किया गया है, जिसमें विधायक के जाति प्रमाण पत्र की जांच की मांग की गई थी। समिति ने विधायक को निर्देश दिया है कि वो अपने जाति प्रमाण पत्र के समर्थन में जिन दस्तावेजों का उपयोग किया है उनकी मूल प्रति साथ लेकर उपस्थित हों। इस मामले में पूर्वी डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव ने भी बयान दिया है। उन्होंने कहा कि जांच होनी चाहिए और वर्तमान सरकार में कई विधायकों के जाति के संबंध में शिकायतें की जा रही हैं। टीएस सिंहदेव ने कहा है कि जांच से ही सच सामने आएगा और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। अब देखना यह है कि इस मामले में आगे क्या कार्रवाई होती है और विधायक शकुंतला पोर्ते के खिलाफ जांच के क्या परिणाम निकलते हैं। मैंने भी सुना है कई ऐसे जनप्रतिनिधि चुन के आ गए हैं जिनकी जाति प्रमाण पत्र की बात सामने आ रही है। इसकी जांच होनी चाहिए और जो जायज़ बात है वो किसी दल के हों, किसी दल के भी हों, जायज़ प्रतिनिधित्व के लिए जो समाज के वास्तव में उस श्रेणी के लोग हैं उन्हीं को मौका मिलना चाहिए। अगर गलत प्रमाण पत्र किसी के पास है तो वो चुनाव रद्द होने चाहिए। छत्तीसगढ़ की पूर्व राज्यपाल अनुसुईया उइके ने देश के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के दत्तक पुत्र बसंत पंडो से वीडियो कॉलिंग के माध्यम से बातचीत की और उन्हें बधाई दी। इस दौरान उन्होंने बसंत पंडो से मिलने की इच्छा जताई और कहा कि उन्हें उनके बारे में जानकारी नहीं थी, नहीं तो वो जरूर उनसे मिलने आती। अनुसुईया उइके ने बसंत पंडो के स्वास्थ्य की जानकारी ली और राष्ट्रपति के हाथों सम्मानित होने पर उन्हें बधाई दी। बसंत पंडो ने उन्हें पंडो नगर आने का निमंत्रण दिया और उनका धन्यवाद किया। इस वीडियो कॉलिंग के दौरान दोनों के बीच गर्मजोशी भरा संवाद हुआ और उन्होंने एक दूसरे के साथ अपने विचार साझा किए। अनुसुईया उइके ने बसंत पंडो को उनके महत्वपूर्ण योगदान के लिए बधाई दी और उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। शौर्यजीत सिंह के शिकायत दर्ज कराई है कि उनकी लगभग 6 एकड़ पैतृक संपत्ति पर कुछ अज्ञात व्यक्तियों ने बिना सूचना दिए फेंसिंग तोड़ दी है और संपत्ति की चोरी कर ली। शौर्यजीत सिंह ने बताया कि वे 11 नवंबर से 17 नवंबर तक दिल्ली में थे और उनकी अनुपस्थिति में कुछ लोगों ने उनकी ज़मीन की फेंसिंग काट दी और तोड़फोड़ कर दी। पड़ोसियों ने उन्हें फ़ोन कर इस घटना की जानकारी दी, लेकिन तब तक आरोपी फेंसिंग हटाकर भाग चुके थे। शौर्यजीत सिंह ने आरोप लगाया है कि फेंसिंग काटने वाले व्यक्ति को राजस्व विभाग के अधिकारी ने कटवाया है, जबकि इस जमीन का मामला कोर्ट में लंबित है। इसके बावजूद भी राजस्व अधिकारी ने बिना नोटिस और जानकारी के फेंसिंग तोड़ दी है। लोहे के एंगल को एसडीएम कार्यालय में रखवा दिया है। शौर्यजीत सिंह ने बताया कि इस घटना से उन्हें मानसिक, आर्थिक और सामाजिक रूप से भारी क्षति हुई है। उन्होंने थाने में शिकायत दर्ज कराई, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। इसके बाद उन्होंने दुर्ग कमिश्नर को आवेदन दिया है, जांच कर उचित कार्रवाई करने की मांग भी की है। इस संबंध में जो है, जो जैसा कि आप मेरे को अभी बता रहे हैं, इस संबंध में ऐसा है कि जिनकी भूमि थी उनके द्वारा जो है न्यायालय एसडीएम में आवेदन लगाया गया था और एसडीएम न्यायालय से जो आदेश हुआ था उसके आधार पर भूमि स्वामी की भूमि में जो जिनकी भूमि है उनके द्वारा शिकायत किया गया था कि भाई मेरी भूमि में किसी के द्वारा तार घेरा लगा दिया गया है। एसडीएम न्यायालय के आदेश के बाद में उनकी भूमि से वो तार घेरा को हटा दिया गया। तो क्या उनको नोटिस दिया गया था तार घेरा? संबंधित को पहले भी एक बार बता दिया गया था, इसके बावजूद उनके द्वारा कोई हटाया नहीं गया था। उसके बाद में हमने विधिपूर्वक कार्रवाई की है। खैरागढ़ में एशिया के प्रथम संगीत विश्वविद्यालय इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय में आयोजन 3 दिवसीय खैरागढ़ महोत्सव 2025 का समापन गरिमामय वातावरण में हुआ। अंतिम दिन नृत्य संकाय की प्रस्तुति के साथ कार्यक्रम की शुरुआत हुई। समारोह के मुख्य अतिथि छत्तीसगढ़ के राज्यपाल रमेन डे का अध्यक्षता कुलपति प्रोफेसर डॉक्टर लवली शर्मा, अति विशिष्ट अतिथि रायपुर सांसद बृजमोहन अग्रवाल और विशिष्ट अतिथि विधायक यशोदा वर्मा रही। देश विदेश से आए कलाकारों सरोद उस्ताद सिराज अली खान, तबला उस्ताद पंडित संजू सहाय, कथक नृत्यांगना शमा भाटे, लोक कलाकार कविता वासनिक ने देर रात तक दर्शकों को मंत्रमुग्ध किया। राज्यपाल ने कहा कि विश्वविद्यालय संगीत की परंपरा को नई ऊंचाई दे रहा है और संगीत मन को शक्ति देता है। कुलपति ने महोत्सव को अंतर्राष्ट्रीय पहचान मिलने पर प्रसन्नता व्यक्त की है। सांसद बृजमोहन अग्रवाल ने इसे 2012 में शुरू हुए महोत्सव का विकसित रूप बताते हुए विश्वविद्यालय को और सहायता दिलाने की बात कही।
बड़ी संख्या में उपस्थित दर्शकों ने प्रस्तुतियों का आनंद लिया। 3 दिवसीय खैरागढ़ महोत्सव कला संस्कृति का यादगार उत्सव साबित हुआ है। हमारा ये कहना था कि इस महोत्सव के लिए हमें कुछ भी पैसा नहीं मिलता, तो कुछ तो ग्रांट हमें मिलनी चाहिए ना, खर्चा तो हम पूरा कर रहे हैं। तो ये एक तो हमने करा, बाकी हमने यही बोला कि हर विश्वविद्यालय में जो है ग्रांटें बहुत ज़्यादा होती है, करोड़ मतलब 100 करोड़ और 200 करोड़ जैसे होती है। हमारे लिए बहुत ही कम, शायद 18 करोड़ है, तो ये बहुत ज़्यादा कम है। तो हमारे भी विश्वविद्यालय को अन्य विश्वविद्यालयों के ऊपर जाना चाहिए, ना कि नीचे आना चाहिए, क्योंकि ये कला का संवर्धन कर रहा है, ये बहुत बड़ा काम कर रहा है। तो इसमें कल हमको ग्रांट की बहुत ज़रूरत है, और मिलेगी तो मैंने कहा फिर मैं आपको वो करके दिखा दूँगी जो यहाँ कभी भी नहीं हुआ हो। और आप लोगों ने देखा इसमें भी वही किया है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर से जो फॉरेनर आर्टिस्ट अब तक कभी नहीं आए थे, जिसको कि मैंने बुलाकर, फॉरेनर को बुलाकर उनसे इंडियन म्यूजिक बजवाया। हमारा जो डिस्ट्रिक्ट सॉन्ग है, जिला जो गान है, वो उनसे बजवाया और हमने अपने देश का मान बढ़वाया है। धन्यवाद भाई। पालघर जिले की 4 सीटों पर चुनाव की तस्वीर साफ हो गई है। डहाड़ू में भाजपा और शिवसेना के बीच सीधी लड़ाई होगी, जबकि पालघर, ज्वार और वाडा में त्रिकोणीय मुकाबला होगा। डहाड़ू में भाजपा के भरत राजपूत और शिवसेना के राजू माछी के बीच मुख्य मुकाबला है। डहाड़ू में 27 नगर सेवक पदों के लिए 65 उम्मीदवार मैदान में हैं। महाराष्ट्र के नासिक के मालेगांव में डोंगराले गांव में एक 3 साल की बच्ची के साथ रेप और हत्या की घटना के बाद लोगों का गुस्सा फूट पड़ा। आरोपी को फांसी की सजा देने की मांग को लेकर लोगों ने मालेगांव कोर्ट में धावा बोल दिया। पुलिस ने लाठीचार्ज कर भीड़ को नियंत्रित करने की कोशिश की। इस घटना में 3.5 साल की मासूम यज्ञा दुसाने के साथ बर्बरता की गई थी। दोपहर में खेलते समय बच्ची लापता हुई और जंगल के पास उसकी लाश बरामद हुई। पोस्टमार्टम रिपोर्ट से बलात्कार के बाद पत्थर से सिर कुचलकर हत्या किए जाने का खुलासा हुआ है। पुलिस ने 24 वर्षीय आरोपी विजय खैरनार को गिरफ्तार किया है। पुलिस के अनुसार आरोपी ने यज्ञा के पिता से पुरानी रंजिश के कारण इस वारदात को अंजाम दिया है। आक्रोशित ग्रामीणों ने मालेगांव कोर्ट के अंदर घुसकर न्याय की मांग की, जिसके बाद पुलिस ने लाठीचार्ज कर दिया। नासिक मालेगांव हाईवे पर 4 घंटे के लिए जाम लग गया। लोगों ने आरोपी को फांसी की सजा देने की मांग की। अंबरनाथ में एक दर्दनाक सड़क हादसा हुआ, जिसमें 4 लोगों की मौत हो गई और 4 अन्य घायल हो गए। एक टाटा नेक्सन कार ने विपरीत दिशा से आ रही कई मोटरसाइकिलों को टक्कर मार दी। कार चालक की भी मौके पर ही मौत हो गई। हादसे का सीसीटीवी फुटेज वायरल हो रहा है, जिसमें दिख रहा है कि कार तेज गति से आ रही थी और चालक ने नियंत्रण खो दिया था। कार अंबरनाथ के शिवसेना नेता प्रमोद चौबे के नाम पर पंजीकृत है, जिनकी पत्नी सुमन चौबे दुर्घटना के समय गाड़ी में ही थी। सुमन चौबे ने पुलिस को बताया कि चालक को अचानक दिल का दौरा पड़ा होगा, जिससे उसने ब्रेक की बजाय एक्सीलेटर दबा दिया और वाहन विपरीत लेन में चला गया। स्थानीय निवासियों ने आरोप लगाया कि चालक नशे में था, लेकिन पुलिस ने अभी इसकी पुष्टि नहीं की है। पनवेल शहर में शनिवार सुबह एक दर्दनाक सड़क हादसा हुआ, जिसमें 2 लोगों की मौत हो गई और 2 अन्य घायल हैं। एक तेज रफ्तार कार ने सामने जा रहे कंटेनर को पीछे से टक्कर मार दी, जिससे कार का आगे का हिस्सा बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया। हादसे में 5 लोग घायल हुए, जिनमें से 2 ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है और चालक की लापरवाही को हादसे का कारण बताया है। अमृतसर शहर में शादीशुदा रिश्ते की इज्जत को तार-तार करने वाला एक मामला सामने आया है, जहां एक 15 साल की शादीशुदा महिला को उसके पति ने एक होटल में किसी अनजान आदमी के साथ रंगे हाथों पकड़ लिया। पति का कहना है कि उसे काफ़ी समय से अपनी पत्नी के व्यवहार पर शक था। कुछ लोगों से जानकारी मिलने के बाद उसने होटल पर छापा मारा, जहां उसकी पत्नी किसी दूसरे आदमी से मिलती हुई मिली। पति ने रोते हुए मीडिया को अपनी कहानी सुनाई। उसने कहा कि मेरे 2 बच्चे हैं, इतना सब होने के बाद भी मेरी पत्नी ने 4 महीने तक घर बचाने की बहुत कोशिश की, लेकिन आज सब कुछ बर्बाद हो गया। मामले की जानकारी मिलते ही पुलिस भी मौके पर पहुंच गई और पूरी घटना की जांच शुरू की दी।
परिवार को लेकर दोनों पक्षों में तनाव है। पीड़िता के पति ने पुलिस से न्याय की मांग की है। अमृतसर के चोरों के हौसले इतने बुलंद हो गए हैं कि वकील भी खुद को असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। एक हफ्ते पहले अमृतसर के एक मशहूर वकील के घर बड़ी चोरी हुई थी। चोर लाखों रुपए कैश, सोना चांदी और घर में मौजूद पिस्तौल के साथ उनका लाइसेंस भी ले गए। वकील का कहना है कि घटना शनिवार को हुई थी जब वे अपने रिश्तेदार की शादी में गए थे। जब वो घर लौटे तो घर के दरवाजे और सामान बिखरा हुआ था। शक होने पर जब उन्होंने सीसीटीवी चेक कराना चाहा तो पता चला कि चोर घर को बेसमेंट में ले जाकर अपने साथ ले गए। मीडिया से बात करते हुए वकील ने कहा कि एक हफ्ते से ज़्यादा हो गया है, लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन से कोई ध्यान नहीं दे रहा है। उन्होंने दोषियों की पहचान भी कर ली है और पुलिस को भी बता दिया है, लेकिन फिर भी जब कोई गिरफ्तारी नहीं हुई तो उन्होंने एडमिनिस्ट्रेशन पर बड़े सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा, अगर हमें वकीलों के तौर पर इंसाफ नहीं मिल रहा है तो आम लोगों को कहाँ मिलेगा। आज अमृतसर के नावेल्टी चौक पर ट्रैफिक एजुकेशन सेल और लोकल एनजीओज़ ने एक बड़ा सेफ्टी अवेयरनेस कैंपेन चलाया है। इस कैंपेन के दौरान मीडिया की भूमिका की खास तौर पर तारीफ हुई है, क्योंकि वे लोगों तक सेफ्टी मैसेज पहुंचाने में अहम भूमिका निभाते हैं। अधिकारियों ने बताया कि बाजार में मिलने वाले अधूरे और नकली हेलमेट न सिर्फ किसी एक्सीडेंट में टूट जाते हैं, बल्कि उनके नुकीले किनारे सिर में चुभकर जान भी ले लेते हैं। इसलिए लोगों को ISI मार्क वाले सेफ हेलमेट पहनने के लिए मोटिवेट किया। टीम ने सुबह से अब तक करीब 90 ISI मार्क हेलमेट बांटे और टू व्हीलर चलाने वालों को सेफ्टी के बारे में डिटेल में समझाया। जो लोग सिर पर हेलमेट और गाड़ी में सीट बेल्ट लगाकर चल रहे थे, उन्हें गुलाब देकर सम्मानित किया गया ताकि दूसरों को अच्छा मैसेज जाए। पुलिस अधिकारी ने कहा कि सड़क हादसों में ज़्यादातर मौतें सिर्फ सिर में चोट लगने से ही होती हैं। बटाला के भीड़भाड़ वाले इलाके जालंधर रोड पर से टेलीकॉम पर गोलियां चली। टेलीकॉम मालिक और कांग्रेस के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट गौतम गुड्डू सेठ ने जिला मीटिंग के दौरान कहा कि उन्हें पिछले कुछ दिनों से गैंगस्टरों से लगातार धमकियां मिल रही थी। FIR भी दर्ज हो गई है, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई, जिसके चलते आज मेरी दुकान पर गोली चलाई गई। जानी नुकसान तो होने से बच गया, लेकिन मेरा एक बेटा अक्सर उस जगह पर बैठता है जहां गोली चली। पूरे इलाके में डर का माहौल बन गया है। वहीं DSP सिटी संजीव कुमार ने कहा कि उन्हें गोली चलने की सूचना मिली थी और आकर देखा तो शोरूम का शीशा टूटा हुआ था। उन्हें पहले भी धमकियां मिलती रही हैं। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।